बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या है? सेट्स। ठीक है, और आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो भी देख लीजिए। चैप्टर 1 है आपका सेट्स। आज बेटा जो हमारे कोर टॉपिक्स रहने वाले हैं, पहली बात तो हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, ऑब्वियसली क्या है ये। इसके बाद में हम देखेंगे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, क्या होता है ये अभी आपको पता चल जाएगा। बेटा शुरू करते हैं पहले इसकी डेफिनेशन से कि सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। बेटा सेट होता क्या है, पहले इसका मतलब समझिए। बेटा सेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कलेक्शन। क्या होता है बेटा? कलेक्शन या फिर किसी भी चीज़ का ग्रुप। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं 3 रूम सेट, इसका मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ 3 रूम्स। बेटा इधर देखिए आप, कलेक्शन ऑफ 3 रूम्स। अगर मैं बोलूं कि मैं 6 नोटबुक्स का सेट लेकर आया हूं, इसका क्या मतलब है? कलेक्शन ऑफ 6 नोटबुक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो किसी भी चीज़ के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। जैसे मैं पूरी बुक्स का सेट लेकर आया हूं, इट मीन्स कलेक्शन ऑफ बुक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, लेकिन बेटा सेट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड। इस वेल डिफाइंड वर्ड की वजह से बेटा पूरी मैथमेटिक्स ही चेंज हो जाएगी। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं कलेक्शन ऑफ बेस्ट 11 क्रिकेटर्स इन इंडिया, तो बेटा आप कौन से नाम लोगे भाई? आप लोग विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये वो कई सारे लोग हैं। इससे मैं पूछूं तो ये कहेगा भाई ऐसा है, मैं विराट कोहली को नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आता है। तो बेटा यहाँ पे पसंद क्या हो गई बेटा? वेरी हो गई। अगर ये क्वेश्चन मैं आपको मैथमेटिक्स में दे दूं टेस्ट में, तो बेटा आपका आंसर सही होगा या इसका आंसर सही होगा? किसका आंसर सही होगा? दोनों का आंसर सही है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग 11 प्लेयर्स बता रहे हो, ये अपने अकॉर्डिंग 11 प्लेयर्स बता रहा है, और ये भी क्या एक कलेक्शन तो है, कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा अब आप मुझे ये बताइए कि अगर दोनों का आंसर सही है तो क्या मैं उसको गलत कर सकता हूँ? तो ऐसा तो सारे बच्चों का ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बेटा हमने क्या किया, हमने सिर्फ उन सेट्स को लिया जो कैसे हैं? वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि ऐसे सेट्स जिनका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। मैं आपसे पूछूं, मैं अमेरिका चला जाऊं या लंदन चला जाऊं, बेटा सबका आंसर क्या रहना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे पूछूं बेटा कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक, बेटा कौन कौन से डेज होते हैं वीक में? कौन कौन से? आप बताइए बेटा। अगर मैं अमेरिका चला जाऊं तब जाके पूछूं, तो लंदन चला जाऊं, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं, कहीं भी जाकर बेटा पूछ लूं, सबका आंसर क्या रहने वाला है? सेम। अगर सबका आंसर सेम होता है तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वेल डिफाइंड। इससे पहले जो मैंने आपको क्रिकेटर्स वाला पूछा था क्वेश्चन, वो बेटा वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए मैथमेटिक्स में उसको हम सेट नहीं कहेंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, जैसे कि मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विद लेटर जे, बेटा जे से शुरू होने वाले मंथ्स बताइए जरा। आप बताइए कौन कौन से मंथ्स है बेटा? जनवरी हो गया, और क्या हो गया बेटा? जून हो गया, और क्या हो गया बेटा? जुलाई। अब बेटा ये आंसर मैं जाके किसी से भी पूछ लूँ, सबका आंसर सेम रहेगा या नहीं रहेगा? इसका मतलब ये एक सेट है, और वो भी कैसा सेट है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि आप बेटा किसी से भी जाकर आंसर पूछो, सबका आंसर सेम होना चाहिए। क्लियर हो गई बात या नहीं? अगर मैं आपसे बेटा पूछूं कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो बेटा कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं बताइए सर? वेरी गुड। आपसे पूछूं बेटा, मैं नीचे जाके पूछ लूँ, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, अमेरिका चला जाऊँ, बेटा सबका आंसर सेम रहने वाला है या नहीं? तो बेटा ये कैसा सेट है? वेल डिफाइंड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अगर बेटा मैं आपसे ये पूछूं कि कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, तो बेटा अब आप कौन कौन से बताएंगे? लायन, चीता, टाइगर, राइनो, राइनोसोरस। आप क्या बताओगे बेटा? लायन, हाँ। बियर। अब बेटा इसका देखो चेंज हो गया ना, इसने आपने बियर नहीं बोला, इसने बोला। लेकिन अगर किसी लड़की से पूछो, वो क्या कहेगी कि भाई मुझे टाइगर से डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उसके सामने आ गई तो मैं मर ही जाऊँगी, मेरी तो कॉकरोच देख के जान निकल जाती है।
तो बेटा उसके लिए 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स अलग है। तो बेटा यहाँ पर आंसर जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, इसीलिए ये कलेक्शन तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए बेटा इसको हम सेट नहीं बोलेंगे। समझ में आ गई बात या नहीं? अब जरा आते हैं डेफिनेशन पे। सो अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब बेटा ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? जैसे अभी मैंने डेज बोले तो डेज क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे मैंने मंथ्स बोले वो क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। एनिमल्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट। मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही क्या है? ऑब्जेक्ट है। इज दैट क्लियर? अब बेटा जरा ध्यान दीजिए, सेट होता क्या है? वैसे मैंने आपको ये सारी चीजें बताई दी, बट नोट्स भी तो जरूरी हैं। तो देखो, द टर्म सेट इज द सिनोनिमस विद द टर्म कलेक्शन और क्लास या फिर ग्रुप। सेट का मतलब क्या है बेटा? किसी भी चीज का कलेक्शन, किसी भी चीज की क्लास या फिर कोई भी ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। समझ में आ गई बात है? नेक्स्ट बेटा जरा देखिए, अच्छा ये जो एलिमेंट हम यूज करेंगे उनका क्या मतलब है बेटा? ऑब्जेक्ट्स या फिर मेंबर्स। बेसिकली ये एलिमेंट, ऑब्जेक्ट और मेंबर क्या है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा वही क्या है? ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट है या फिर, ठीक है। आगे जरा देखिए, एक सेकंड बेटा जरा डोर खोलोगे, देखो कौन है। हाँ अच्छा भैया, कोई बात नहीं, कोई बात। भैया डोर बंद कर देना है सही से, एसी चल रहा है, ठीक है। अब बेटा जरा देखिए, सेट जो हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते रहेंगे आपके मैथमेटिक्स में, ये बेटा बहुत ध्यान से टॉपिक समझना, ये यहाँ पर भी यूज होने वाला है, आपके आगे जितने भी चैप्टर्स आने वाले उन सभी जगह पर ये चीज़ यूज होने वाली है। तो बेसिकली आपको एक क्वेश्चन देंगे और वो आपसे पूछेंगे कि बताओ ये सेट है या नहीं है। अभी इसके पे आ रहे हैं, दोबारा से आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास, बेटा अब आप मुझे बताइए ये एक सेट है या नहीं? आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं? अरे नहीं, आपके स्कूल की बात कर रहा हूँ। क्लास में 49। अगर बेटा मैं नीचे जाकर किसी से पूछूं तो क्या ये आंसर सही होगा या गलत होगा? डिफरेंट होगा। तो बताओ ये एक वेल डिफाइंड है या नहीं है? नहीं है ना, लेकिन ये वेल डिफाइंड है। क्यों है बेटा? अब जो मैं नीचे जाकर किसी से पूछ रहा हूँ कि बताओ इसकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, बेटा वो तुक्के भेड़ रहा है, उसे पता ही नहीं आपकी क्लास में कितने हैं। अगर आपके स्कूल में लेकर जाऊं और बच्चे मैं गिनवाऊं और फिर मैं पूछूं 100 लोगों को गिनवा दूं और 100 लोगों से बेटा दोबारा से मैं आंसर पूछूं, बताओ सबका आंसर सेम होगा या नहीं होगा? तो बेटा हम तुक्के वाली बात नहीं कर रहे हैं। जो बेटा गरीब लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर मैं उनसे नंबर ऑफ डेज पूछूं जाकर इंग्लिश में, शायद उन्हें इंग्लिश में डेज ही ना पता हो, तो क्या वो सेट नहीं है? है। उसे नॉलेज नहीं है, इसलिए वो आंसर गलत दे रहा है। तो जिसे नॉलेज नहीं है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ये बेटा एक वेल डिफाइंड सेट है। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, बताइए ये वेल डिफाइंड है या नहीं है? वेल डिफाइंड है। अगर मैं नीचे जाके पूछूं, तो अमेरिका में जाके पूछूं किसी से, तो क्या उसका आंसर सेम रहेगा या वेरी करेगा? वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि उसे नॉलेज नहीं है। अदरवाइज अगर सबको एनसीईआरटी की बुक दिखा दी जाए और क्वेश्चंस काउंट करवा दिए जाए, फिर उनसे पूछा जाए बताइए, तो सबका आंसर सेम रहेगा या अलग अलग होगा? सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये एक वेल डिफाइंड है, तुक्के वाली बात हम नहीं कर रहे। समझ में आ रही बात या नहीं? तो हमें देखना पड़ेगा कि वो वेल डिफाइंड। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी का नाम तो सुना ही होगा आपने, वो एक राइटर है। अब आप मुझे ये बताइए उन्होंने कितनी नॉवेल्स लिखी हैं? अब आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ना ही इसे पता, और अगर मैं नीचे जाके पूछूं तो उसे भी नहीं पता। बताइए ये वेल डिफाइंड है या नहीं है? है बेटा वेल डिफाइंड। क्यों है? क्योंकि बेटा हम सब तुक्के बैठ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। जाके ज़रा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पढ़िए और देखिए उन्होंने कितनी नॉवेल्स लिखी हैं। भाई 10, 20, 30, 35, 100 कुछ तो लिखी होंगी ना, और इस पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सभी को पढ़ा दिया जाए, फिर बेटा आंसर पूछा जाए, तो बेटा ये वेल डिफाइंड होगा या नहीं होगा? तो हमें इस तरीके से सोचना है कि पहले तो उसके बारे में नॉलेज दी जाए, फिर आंसर पूछा जाए। लेकिन अगर मैं पूरी दुनिया को क्रिकेट दिखा दूँ और फिर बेस्ट 5 बैट्समैन पूछे जाए, तो बेटा इस बार बताइए सबका आंसर सेम रहेगा या अलग अलग होगा? अलग अलग रहेगा। कोई कहेगा भाई क्रिस गेल मुझे बहुत पसंद है, और कुछ लोग कहेंगे अरे यार वो मारेगा तो बहुत मारेगा वरना जल्दी आउट हो जाता है ना? तो बेटा यहाँ पर सब कुछ दिखाने के बाद भी आंसर वेरी कर रहा है, तो अब ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपको इस तरीके से सोचना है कि पहले तो उसके बारे में सबको बताया जाए, फिर पूछा जाए कि आंसर सेम होगा या नहीं। अगर आंसर सेम है तो वो वेल डिफाइंड है, और अगर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है तो फिर वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब आते हैं बेटा मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में किस तरीके से यूज़ होंगे ज़रा ये देखिए। आज के बाद
कहीं पर भी आपको बोल्ड लेटर में n लिखा हुआ दिख जाए तो बेटा समझ जाना कि वो क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्या आपको नेचुरल नंबर्स पता है? हाँ जी बेटा, कौन से होते हैं नेचुरल नंबर्स? जब काउंटिंग 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, तो वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। कहीं पर भी अगर बेटा आपको W नज़र आ जाए तो समझ जाना कि वो क्या है, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। ठीक है, लिखा हुआ नहीं होगा, अब आप खुद ही समझ जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पूछूं, आपका आंसर और आपका आंसर सेम रहेगा या नहीं रहेगा? और नीचे जाके मैं किसी से पूछूं तो सेम रहेगा, अगर किसी अनपढ़ से पूछ लूँ तो वेरी करेगा ना। तो बताओ ये वेल डिफाइंड है या नहीं? वेल डिफाइंड। पहले उसे पढ़ाइए, उसे नॉलेज दीजिए, फिर पूछिए। ठीक है, जिसे नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा, तुक्के बढ़ेगा, और तुक्के वाला केस हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा इंटीजर्स, कहीं पर भी बेटा आपको z लिखा हुआ नजर आ जाए बोल्ड लेटर में तो समझ जाना कि वो क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्या इंटीजर्स पता है आपको? कौन से होते हैं बताओ जरा? कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड जीरो है, पॉजिटिव नेगेटिव सबको कंसीडर कर लीजिए और जीरो को भी। आई थिंक अब आप लोग 11th में आ गए तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बेटा जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करेंगे, z प्लस से। अगर कहीं पर ऐसे प्लस लिखा हुआ नजर आ जाए z के ऊपर ऐसे प्लस, तो समझ जाना सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर कहीं पर आपको माइनस नजर आ जाए तो बेटा इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब -1 -2 -3 वगैरह। क्लियर हो गई बात या नहीं? आगे बेटा जरा देखिए, नेक्स्ट है बेटा आपका रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। तो कहीं पर भी आपको बोल्ड लेटर में Q लिखा हुआ नजर आ जाए, समझ जाना कि वो क्या है, आपके रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P by Q where P and Q are some integers and Q is not equals to 0। आई होप कि ये चीज़ें आपको पता होंगी। बेटा जो रैशनल नंबर्स हैं वो भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करने वाले हैं, जैसे z प्लस से डिनोट किया था वैसे ही Q प्लस से डिनोट करेंगे। तो Q प्लस क्या डिनोट करेगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और बेटा नेगेटिव को किससे डिनोट करेंगे, Q माइनस से या Q नेगेटिव से। क्लियर हो गई बात है? इसके बाद बेटा आता है आपका इर्रेशनल कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे इर्रेशनल नंबर भी होना चाहिए था, अभी बता दूंगा। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स को बेटा हम T से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को बेटा हम T से डिनोट करेंगे। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर आज तक आपने पढ़े नहीं है, या आप 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन पढ़ाया जाएगा इसलिए पहले से ही बता दिया जा रहा है। कहीं पर भी अगर आपको कैपिटल C बोल्ड लेटर में नजर आएगा मैथमेटिक्स में तो समझ जाएंगे किसकी बात चल रही है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की। क्या होते हैं ये बाद में बात करेंगे। अच्छा तो ये बताई दिया इर्रेशनल नंबर्स। अब बेटा बात कर रहे हैं किसकी, रियल नंबर्स की। रियल नंबर क्या होते हैं, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। आपने पढ़ी होगा, 9th 10th पढ़ा होगा अच्छे से। तो बेटा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को हम किससे डिनोट करेंगे, R से। तो कहीं पर भी आपको बोल्ड लेटर में R नजर आ जाए समझ जाना बेटा किसकी बात चल रही है, रियल नंबर्स की। अब अगेन रियल नंबर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम R प्लस से डिनोट करेंगे और नेगेटिव रियल नंबर्स को R नेगेटिव से। बताइए कोई दिक्कत? ये चीज़ें बेटा यूज़ होने वाली हैं। एक्चुअली ये लिखा हुआ नहीं होगा, सिर्फ सिंबल्स यूज़ होंगे। आई होप के समझ में आ गया होगा। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं बेटा ज़रा। सम फ्रिक्वेंटली यूज सिंबल्स, कुछ यहाँ पर सिंबल्स यूज होंगे जो आपने आज तक नहीं पढ़े हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें बेटा मैं फटाफट आपको बता दूँ, ज़रा समझिए। पहली बात तो बेटा अगर आपको ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स नज़र आए तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज्ड, या फिर इसको क्लोज्ड इंटरवल कहा जाएगा। आपको आगे सिखाया जाएगा क्लोज्ड इंटरवल्स कहाँ पे कैसे यूज होगा, ये बेटा आपको सिखाया जाएगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए, इनको हम क्या बोलेंगे, क्लोज ब्रैकेट्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका आने वाला है क्या, ओपन ब्रैकेट्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ओपन ब्रैकेट्स। ओपन ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, ओपन ब्रेजेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ब्रेजेस। दोनों में से कुछ भी बोल दो, एक ही बात है।
कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, अगेन मैं बता रहा हूँ, आगे बताऊँगा, ठीक है। बस अभी इनका नाम याद रखना है कि ये ऐसा अगर लिखा हुआ होगा तो उसको हम क्लोज ब्रैकेट बोलेंगे, ऐसे लिखा हुआ होगा तो हम ओपन ब्रैकेट बोलेंगे, ठीक है। थर्ड बेटा, अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स या फिर कर्ली ब्रेसेस। और जो सेट है उसको हमेशा कर्ली ब्रेसेस में ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों का तो आपने यूज़ किया होगा जूनियर क्लासेस में, आज तक इसका यूज़ नहीं किया, ये आपको 11th क्लास में ही सिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक सिंबल यूज़ होने वाला है, ऐसे ज़ीरो को करके बीच में एक लाइन यूज़ कर दी जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फाई, क्या बोलेंगे, फाई, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ज़रा देखिए, एक बेटा सिंबल यूज़ होने वाला है, इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ। एक बेटा सिंबल यूज़ होने वाला है, ऐसे सी बना के ना बीच में लाइन बना देंगे, ये ई नहीं है, ये क्या है बेटा आपका एप्सिलॉन, क्या है बेटा एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं बेटा इसको, एप्सिलॉन। और इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको पढ़ते हैं बेटा बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं बेटा, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू जैसे मैं बोल दूंगा आई बिलोंग टू यूपी, तो मतलब मैं कहाँ से आता हूँ, यूपी से आता हूँ। कैसे यूज़ किया जाएगा ज़रा देख लीजिए। मान लीजिए एक कोई सेट दे दिया 1 2 3 4, अब मैं पूछूं बेटा कि बताइए जो 3 है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देखिए सेट ए में 3 प्रेजेंट है, तो मैं बोलूँगा 3 बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली अगर बेटा मैं आपसे पूछूं बताओ 8, तो बेटा 8 तो है ही नहीं, तो इसको आप क्या कर दोगे, कट लिख दोगे, और इसको रीड कैसे करोगे, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसको आप रीड करोगे 3 बिलोंग्स टू ए। और इसको कैसे रीड करोगे बेटा, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू, बताइए कोई दिक्कत। तो यहां पर इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन, जैसे थीटा होता है, पाई होता है, वैसे ही ये क्या है, एप्सिलॉन है। और इसको हम रीड कैसे करेंगे, बिलोंग्स टू। और अगर बेटा ऐसे मैंने लगा दिया कट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा बेटा, डज नॉट बिलोंग्स टू। बताइए कोई दिक्कत। एक बेटा और सिंबल यूज होने वाला है, बहुत ध्यान से समझना। ऐसे 2 डॉट लगे रहेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉलन, क्या बोलते हैं बेटा, कॉलन। या फिर बेटा ऐसे एक लाइन लिखी रहेगी, स्टैंडिंग लाइन, इसको भी बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिकल बार, क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिकल बार। और इसको बेटा रीड क्या करते हैं, सच दैट, क्या रीड करते हैं बेटा, सच दैट। कहाँ पर यूज़ होगा आपको समझ में आ जाएगा, बस ये सिंबल याद रखना। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये कॉलन बोलते हैं, और अगर एक वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल बार बोलते हैं। और इसको रीड क्या करेंगे, दोनों में से कुछ भी लिखा हो, दोनों ही केस में हम क्या रीड करेंगे, सच दैट। क्लियर हो गई बात। एक और सिंबल बेटा देख लेते हैं, वैसे तो और भी होते हैं बट अभी के लिए हम इतने से काम चला सकते हैं। ये बेटा ऐसे ए बनाया, उल्टा वी बनाया और इसको कट कर दिया, तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। क्या करते हैं बेटा, फॉर ऑल, ठीक है। ये सिंबल्स बेटा यूज होंगे अभी आगे, कैसे यूज होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, बस आपको क्या रखना है, इनका नाम याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये नोटेशंस आपकी बेटा वही बिलोंग्स टू वाली बताई है। इधर जरा देखिए, कोई भी एक सेट है ए, और अगर उसमें से कोई एक एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। बस ये स्टेटमेंट में लिख दिया है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एप्सिलॉन हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बिलोंग्स टू। और अगर ऐसे कटा हुआ होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये पीछे जो बातें बताई बस वही लिख के दे दी। ये क्या है बेटा, एप्सिलॉन नॉट, और इसका मतलब क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब आ जाओ बेटा आगे, एग्जाम्पल कहाँ गया, अच्छा एग्जाम्पल बेटा ज़रा देख लीजिए। एग्जाम्पल वैसे मैंने दे ही दिया आपको, एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लीजिए बेटा मैंने ऐसे दे दिया AEIOU, ठीक है, और वो आपको ऐसे देंगे E-A,
और के डैश ए। तो आपको ये बताना है कि बेटा बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अब अगर आप देखें तो ई तो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ई बिलोंग्स टू ए, बट के प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, के डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आ गई बात है नहीं? अच्छा, अब आ जाओ बेटा, सेट को कैसे लिखा जाएगा वो अब हम देखेंगे। ठीक है, सेट को लिखने के दो तरीके हैं बेटा, टू मेथड्स हैं। पहला है बेटा आपका रोस्टर फॉर्म, और इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। दोनों में से कुछ भी बोल दीजिए, एक ही बात है। जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो क्या है, आपका रोस्टर फॉर्म। ठीक है बेटा, रोस्टर फॉर्म क्या होती है जरा समझिए, अभी मैं डेफिनेशन बाद में पढ़ूंगा। ठीक है, मैंने एक सेट लिया और इसमें लिखा कि सेट ऑफ ऑल वोवेल्स। ठीक है, वोवेल्स, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स। वोवेल्स बेटा क्या होते हैं जरा देख लीजिए। अब बेटा कैसे लिखोगे आप मुझे ये बताइए। यहां पे लिखोगे ए, फिर क्या लिखोगे ई, फिर क्या लिखोगे आई, फिर क्या लिखोगे ओ, फिर क्या लिखोगे यू। तो बेटा आपने क्या किया, जो भी एलिमेंट्स लिखे हुए थे उनको क्या किया बेटा, अलग अलग करके लिख दिया। मतलब जो स्टेटमेंट की फॉर्म में था उसको क्या किया बेटा, अलग अलग करके, मतलब एक्चुअल में एलिमेंट लिख दिए। तो अब जरा आप समझिए डेफिनेशन पाइए, वी रिप्रेजेंट अ सेट बाय लिस्टिंग ऑल दी एलिमेंट्स। तो मैंने जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी को लिख दिया, और बेटा सेपरेटेड बाय कॉमास। इन सभी एलिमेंट्स के बीच में मैंने क्या लगा दिया बेटा, कॉमास लगा दिए, और पूरी डिस्क्रिप्शन को बेटा क्या किया, कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। तो बेटा ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। समझ में आ गई बात है नहीं? जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए, अच्छा एक बात याद रखना, अ सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर। किससे डिनोट किया जाता है बेटा, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। एनी प्रॉब्लम? अब जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं, एक सेट दे दिया मैंने आपको, जैसे कि सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स इन ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बेटा जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो बताने हैं। तो बताइए जरा कौन कौन से अल्फाबेट्स प्रेजेंट है, बताइए जरा। टी है, आर है, आई, जी, ओ, एन, फिर एम। बेटा इससे एक बात समझ में आती है कि जो एलिमेंट्स दो बार हैं वो कभी भी सेट में रिपीट नहीं किया जाते हैं। सो नो एलिमेंट इज रिपीटेड इन अ सेट। क्यों? क्योंकि बेटा मैं आपसे स्पेलिंग नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, अल्फाबेट्स। अगर मैं आपसे स्पेलिंग पूछूंगा तब आप पूरे बताएंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अल्फाबेट्स बताइए तो इसमें टी यूज हो गया, आर, आई, जी, ओ, एन, और ओ दोबारा से आ गया, तो बेटा दोबारा से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बेटा क्या आएगा, ई आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, टी आएगा, फिर आर आ चुका है, टी भी आ चुका है, हाँ ठीक है, फिर क्या आएगा बेटा, वाई आएगा। तो मैंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी एक लिस्ट बनाई, उनके बीच में बेटा क्या किया, सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज होल डिस्क्रिप्शन विद इन कर्ली ब्रेसेस। तो सारे एलिमेंट्स को मैंने क्या कर लिया, कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट कर दिया। तो बेटा ये जो फॉर्म है किसकी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। क्या है बेटा, रोस्टर फॉर्म। बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए, अगर मैं बेटा एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए मैं अभी सी एक सेट ले लिया, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए ऐसे दे दिया आपको, वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसे दे दिया बेटा, वाई सॉरी। अब बेटा क्या किया उन्होंने, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, ठीक है। अब बेटा इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स करने पड़ेंगे। वो आपसे बोल रहे हैं इसको किस में रिप्रेजेंट कीजिए, रोस्टर फॉर्म में। तो बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है नहीं आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा जरा देखिए, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वाई प्लस 2, मैंने क्या कर दिया बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी। एनी प्रॉब्लम? अब आप जरा देखिए कि फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है और लास्ट टू
टर्म्स में क्या कॉमन है बेटा? यहाँ पे क्या कॉमन है? y, क्या बचा? y प्लस 2, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? 1, तो क्या बचा? अब बेटा इसमें अगर आप कॉमन लें, यहाँ पर जरा देखिए, y प्लस 2 बेटा दोनों में कॉमन है, तो y प्लस 2 मैंने ले लिया कॉमन, और क्या आ जाएगा? y प्लस 1। अब बेटा इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं हम, तो बेटा या तो इसकी वैल्यू 0 या इसकी वैल्यू 0, आपको पता ही होगा बेटा 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है? या तो इसकी वैल्यू 0 है या इसकी वैल्यू 0 है। यहां से बेटा y की वैल्यू आ जाएगी -2, और यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है, अब जरा देखिए बेटा, अगर इस सेट को मैं रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? जरा देखिए, -1 और -2, तो बेटा ये जो फॉर्म है ये अलग है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने क्या किया, इसके एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया और उनको सेपरेट कर दिया बाय कॉमास और इनक्लोज विद इन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से लिखते हो तो इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब दोबारा से डेफिनेशन पढ़िए, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि उन्होंने क्या बोला है। देखिए जरा, वी रिप्रेजेंट अ सेट बाय लिस्टिंग ऑल दी एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल हैं उन सभी को लिस्ट करेंगे। दी एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, उनके बीच में बेटा क्या लगेगा? कॉमास लगेगा। एंड एनक्लोज विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, और इनको बेटा क्या कर लिया जाएगा? कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दिया जाएगा। और एक बात और यहां पर मेंशन नहीं हुई है, दैट अ सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर। जैसे कि आप देखो A, B, C, D, जितने भी मैंने लेटर्स लिए हैं वो क्या थे बेटा? कैपिटल लेटर्स थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आ जाइए बेटा, एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे तो वो ले लिया मैंने, बता ही दिया, और चलो इतने से बात समझ में आ गई ना, आई डोंट थिंक सो ज़्यादा की ज़रूरत है। तो बेटा देखो, अगर आप मैथ्स लिख रहे हो और स्मार्ट लिख रहे हो तो बेटा आप ज़रा ध्यान दीजिए, m यहाँ पर भी आ रहा है, m यहाँ पर भी आ रहा है, a यहाँ पर भी आ रहा है, a यहाँ पर भी आ रहा है, t यहाँ पर भी आ रहा है, t यहाँ पर भी आ रहा है, h यहाँ पर भी आ रहा है, h यहाँ पर भी आ रहा है, s यहाँ पर भी आ रहा है, और s यहाँ पर भी आ रहा है। तो बेटा ये दो सेट अलग अलग नहीं है, सेम है। पहली चीज़ तो बेटा कभी भी सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, और सेट में जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है। बेटा आगे पीछे लिखोगे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गई बात? यानी अच्छा देखो जरा, बुक में उन्होंने ओ को रिपीट नहीं किया, ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया। ठीक है, अगर इसको आप ऐसे लिख दोगे तो बेटा फिर ये क्या हो जाएगा? गलत। ऐसे डिनोट नहीं किया जाता है, हमेशा लेटर को एक ही बार लिखा जाएगा। आई होप कि ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो एक बार रीड कर लीजिए, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ऑर्डर बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद, वाइल राइटिंग अ सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। बेटा कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता है। समझ में आ रही बात है? अब आ जाओ बेटा इंपॉर्टेंट, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म तो बहुत ईजी है, आपको समझ में आ भी गई होगी। रोस्टर फॉर्म में लिखना भी ईजी होता है और समझना भी ईजी होता है। इंपॉर्टेंट बेटा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी पहले तो हम वो देखेंगे, और आज के बाद आपके जितने भी चैप्टर्स हैं मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखे हुए मिलेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से समझना है, और इसको कैसे बनाते हैं, कैसे पहचानते हैं चीज़ों को, ये भी ध्यान से समझना है। तो बेटा एक सेकंड के लिए भी नज़र इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ज़रा देख लीजिए बेटा, अगर मैं कहूँ कि एक कोई सेट है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, अगर मैं लिखूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, अगर आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा तो क्या सारे एलिमेंट आप लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये कैसे हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? इसके अंदर जो लिखे हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं, या ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, क्या आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। तो बेटा फिर हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कितना भी बड़ा सेट हो, सारे नंबर्स को लिस्ट कर दिया जाता है। कैसे किया जाएगा ज़रा देखना।
ध्यान से देखना बेटा, आपको करना क्या है, पहले तो सेट को एज इट इज लिख लेना है, फिर लिखना है बेटा करली ब्रैकेट, और फिर लिखना है एक्स सच दैट एक्स। एक्स बेटा क्या है, एलिमेंट ऑफ दिस सेट, मतलब 1 2 3 4 5 इज अ, आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, दो तरीके से लिख के दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। इज अ नेचुरल नंबर, एक तो ये तरीका है, और दूसरा बेटा तरीका क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बेटा x जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, एक ये तरीका है। अब बेटा देखो, इस छोटी सी बात में दुनिया के सारे एलिमेंट्स आ गए, लेकिन यहां पर आप सारे एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं कर सकते। तो बेटा ये जो फॉर्म है, ये कैसी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। इसको अगर आप एक वर्टिकल लाइन बना देंगे तब भी एक ही बात कंसीडर की जाएगी, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अगर बेटा मैं एक सेट लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान देना बेटा, 2 4 6 8 10 12, ये बेटा आपको क्या नजर आ रहा है, इवन नंबर्स नजर आ रहे हैं। अब बेटा एक बात बताओ, ये तो रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इसी चीज को आप सेट बिल्डर फॉर्म में बताइए, तो बेटा कैसे लिखोगे, जरा देखिए, ध्यान से देखना बेटा। पहली बात तो आप मुझे ये बताइए कि इवन नंबर्स होते कैसे। इवन नंबर्स को बेटा हमेशा 2n की फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है बेटा, 2n की फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर n बेटा क्या है, एक इंटीजर है। क्या है बेटा, एक इंटीजर, या फिर रियल नंबर भी ले सकते हो। बेटा एक बात बताओ, यहां पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, 0 पुट कर सकता हूं। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0। इससे क्या पता चलता है कि 0 इज एन इवन नंबर। दूसरा बेटा मैं अगर 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 4 3 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 6 एंड सो ऑन। बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे लिख रहा हूं, x सच दैट x, ये क्या है बेटा, x इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। और ये एलिमेंट किस फॉर्म में है, इज इक्वल टू 2n। ये किस फॉर्म में बेटा, 2n की फॉर्म में है, वेयर n बिलोंग्स टू n। ये जो बेटा स्मॉल n है, जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू कहां से ली गई है, नेचुरल नंबर से ली गई है। कैसे पता चला, क्योंकि बेटा जब आप 1 पुट करोगे तो 2 मिलेगा, जब 2 पुट करोगे तो 4, 3 पुट करोगे तो 6 एंड सो ऑन। लेकिन बेटा अगर मैं 0 पुट करूं तो बेटा आंसर वहां पे क्या आना चाहिए, 0, और 0 यहां पर नहीं है। अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो बेटा यहां पर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो ना ही नेगेटिव है ना ही 0 है, इसका मतलब n की वैल्यू कहां से बिलोंग कर रही है बेटा, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है। एंड एक चीज बेटा मुझे और मेंशन करनी पड़ेगी कि इसकी वैल्यू कहां पे रुक जा रही है, 12 पे रुक जा रही है। तो बेटा एक बात बताओ, n की वैल्यू में क्या पुट करूं तो 12 आएगा, 6। इसका मतलब यह है कि n की जो वैल्यू है या तो वो 6 होनी चाहिए या 6 से छोटी होनी चाहिए, 6 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 6 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना बेटा ये जो सेट है ये गलत हो जाएगा। तो हमें यहां पर यह भी मेंशन करना पड़ेगा कि n की वैल्यू कहां तक ली गई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये जो तरीका है इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपको रोस्टर फॉर्म में देंगे और आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो एंड यहां लिख दो, वेयर यहां पे लिख दो, बस इंपॉर्टेंट जो है वो ये बात है, ये बात है और ये बात है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा अब जरा डेफिनेशन देख लेते हैं, देखिए जरा। In this form, we describe the element of the set by using a symbol x. इसके अंदर जो बेटा एलिमेंट होंगे उसको हम किससे डिस्क्राइब करेंगे, x से डिस्क्राइब करेंगे। Which is followed by colon. उसके आगे बेटा क्या लगाया जाता है, कॉलन लगाया जाता है या फिर वर्टिकल बार लगाया जाता है, ठीक है। और उसको रीड कैसे करते हैं, सच दैट, इसीलिए मैंने बोला x सच दैट x, ठीक है। इसके बाद देन वी राइट दी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय दी एलिमेंट्स। तो बेटा इसके बाद मैं क्या लिखता हूं, उसकी प्रॉपर्टी लिखता हूं जो ये सारे एलिमेंट्स पजेस करते हैं या फिर दिखाते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 2n की फॉर्म में हैं,
इसलिए मैंने 2n लिखा। इसके बाद ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट एंड एनक्लोज होल डिस्क्रिप्शन विद इन ब्रेसेस, और बेटा पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन को किस में बंद कर दिया जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स में। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। बेटा इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी कराता हूँ प्रैक्टिस, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आ जाओ बेटा, एक सेट लेते हैं और बताओगे आप लोग मुझे। मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया D, और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16 फिर 25 36। क्या नजर आ रहा है आपको? पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज की कैरेक्टरिस्टिक्स पहचाननी है, कैसे नंबर्स हैं ये, क्या लग रहा है भाई? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान दें तो वैल्यू ऊपर फिक्स्ड है, कहाँ पर चेंज हो रही है बेटा, नीचे चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में है, n के स्क्वायर की फॉर्म में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? n की वैल्यू बेटा क्या ली गई है, 1 ली गई है, 2 ली गई है, 3 4 5 6 ली गई है, ठीक है। अब जरा देखिए कैसे लिखोगे बेटा, x सच दैट x। अब इसकी प्रॉपर्टी लिखनी होगी। प्रॉपर्टी बेटा क्या है, n का स्क्वायर है। वेयर बेटा ध्यान दो इधर, वेयर बेटा n की वैल्यू कहाँ से ली गई है, नेचुरल नंबर से ली गई है। कहाँ से ली गई बेटा, नेचुरल नंबर से ली गई है। एंड हमें ये भी तो देखना है कि इसकी वैल्यू 36 से ज़्यादा ना हो जाए, तो हमें रिस्ट्रिक्शन भी लगानी पड़ेगी। हाँ जी बेटा, कहाँ तक होगी इसकी वैल्यू, n की वैल्यू क्या ली गई है बेटा, इक्वल्स टू और लेस देन 6। इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेस देन 7। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि बेटा नेचुरल नंबर में लेस देन 7 का मतलब 6 ही होगा, 6.5 वाली वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी। तो दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। समझ में आ गई बात है ये है। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, है ना। कोई एक सेट है K, यहाँ पे लिख दिया मैंने 0, फिर लिख दिया बेटा 1, फिर लिख दिया मैंने 4, फिर लिख दिया बेटा मैंने 9, फिर लिख दिया बेटा मैंने क्या 16, फिर लिख दिया 25। क्या लग रहा है बेटा, एग्जैक्टली तो बेटा वो जान के ऐसी स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज़ देंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार यहाँ तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। फिर 3 का डिफरेंस आ गया, फिर 5 का आ गया, कैसे पहचाने। तो बेटा एक्चुअली यही सेम क्वेश्चन उन्होंने दोबारा से दे दिया है, सिर्फ क्या किया है, क्या बदलाव हुआ है ज़रा देख लीजिए। अब 0 को ऐड कैसे करोगे बेटा, ये जो n है वो बदल जाएगा, बाकी सब कुछ बेटा क्या रहने वाला है, सेम। इससे मैंने आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि हमेशा नेचुरल नंबर यूज़ नहीं होगा। अभी यही तो चीज़ें हमने पीछे सीखी थी, सिंबल सीखे थे। तो नेचुरल नंबर को अब लिखा नहीं जाएगा, नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाएगा, होल नंबर को किससे डिनोट किया जाएगा बेटा, w से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। अब ज़रा पहचानिए, ध्यान दीजिए बेटा ज़रा। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया m, 1 8, फिर ले लिया बेटा 27 और 64। चलो एक और रेमो ले लेते हैं। हाँ जी, तो बेटा इसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक पहचाननी है बस। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक पहचान गए तो बेटा रोस्टर फॉर्म अपने आप आ जाएगी। देखिए ज़रा, अगर आप ध्यान दें तो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। बेटा अगर इसके आगे 0 लगा दिया ना तब कंफ्यूज हो जाओगे आप। 0 का क्यूब क्या रहता है, 0। अगर बेटा 0 लगा दिया तो नेचुरल नंबर बदल के क्या हो जाएगा, होल नंबर। बस इतनी सी बात आ जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसको कैसे लिखोगे ज़रा देखिए, इसको लिखोगे x सच दैट x इज इक्वल टू n का क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब, वेयर n कहाँ से बिलोंग कर रहा है बेटा, इस केस में नेचुरल नंबर से। एंड n की वैल्यू बेटा कहाँ से कहाँ तक है, 5 और लेस देन 5। तो बेटा ये है रोस्टर फॉर्म और ये है सेट बिल्डर फॉर्म। बेटा कई बार ऐसे लिखा हुआ होगा और वो आपसे कहेंगे रोस्टर फॉर्म में लिखिए, और अगर रोस्टर फॉर्म में होगा तो वो बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि 2 ही तो मेथड है, पहला रोस्टर फॉर्म
और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्वेश्चन आगे आपको एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, या तो रोस्टर फॉर्म में होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, या सेट बिल्डर फॉर्म में होगा और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे, अब जरा देखते हैं कौन दिमाग लगाएगा। जैसे कि मैंने बोल दिया 1/2 हाँ जी बेटा, अब बताओ, आप पहचानिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक। देखो जरा, मैं देख रहा हूं कि ऊपर अगर 1 है तो नीचे उससे 1 ज़्यादा है, ऊपर अगर 2 है तो उससे 1 ज़्यादा नीचे है, अगर ऊपर 3 है तो उससे 1 ज़्यादा नीचे है। इसका मतलब ऊपर अगर n है तो नीचे n+1। ये चीज़ बेटा आपको प्रैक्टिस से आएगा, ऐसा मत सोचना और हमें कैसे पता चलेगा, जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तब समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो बस मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बेटा इसको आप कैसे लिखोगे जरा देखिए, x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1 वेयर n बिलोंग्स टू बेटा कहां से, नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली अगर वो इसके आगे 0 लगा देते तब आप कंफ्यूज जाते, ये क्या चल रहा है भाई। बेटा 0 के नीचे अगर आप 1 लिख भी दोगे, देखो फिर क्या आएगा, अगर 0 होगा तो 0 + 1 और 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0, इसलिए डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा गया। 0 के साथ वो आपके साथ खेल खेलेंगे, ठीक है। तो 0 वाला केस जरूर याद रखना। n बिलोंग्स टू n एंड n की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक है, 5 और <5। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे बेटा इसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज। प्लीज नोट इट डाउन।